जय वर्स स्टूडियो में आपका स्वागत है। भाषा आजकल ना ये काफ़ी गरमाया हुआ मुद्दा है, ख़ास तौर पर जब से ये नई शिक्षा नीति 2020 मतलब NEP 2020 आई है। तो आज हम इसी भाषा पर जो बहस छिड़ी है ना, उसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास देखिए सरकारी दस्तावेज है, NEP 2020 खुद है और कुछ ताज़ा खबरें भी हैं, और हाँ, शिक्षा से जुड़े कुछ विश्लेषण भी। मकसद सीधा सा है, ये जो पूरा भाषा विवाद है इसे आसान शब्दों में समझना। क्या सच में हिंदी थोपी जा रही है? राज्य क्यों विरोध कर रहे हैं? और सबसे ज़रूरी, हम सब पर इसका क्या असर हो सकता है? चलिए तो फिर शुरू करते हैं, इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले जो ताज़ा विवाद है NEP 2020, वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करता है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, और तमिलनाडु जैसे राज्य इसके खुलकर खिलाफ हैं। हाँ, ये विरोध काफी मुखर है वहाँ। बिल्कुल, और ये कोई आज की बात नहीं है। तमिलनाडु का तो आप देखें तो 1960 के दशक से ही एक इतिहास रहा है हिंदी थोपने के खिलाफ आवाज उठाने का। जी, वो काफी पुराना मुद्दा है। और ताज़ा मामला तो देखिए यहाँ तक पहुँच गया कि खबरें हैं कि केंद्र ने तमिलनाडु को सर्व शिक्षा अभियान मतलब SSA का फंड भी रोक दिया है, क्योंकि राज्य सरकार NEP के इस हिस्से को लागू नहीं कर रही। वो अपनी 2 भाषा नीति पर ही अड़े हैं, तमिल और अंग्रेजी। हाँ, ये खबरें आई हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है, क्या ये नीति NEP वाकई इतनी सख्त है जितना इसे बताया जा रहा है? क्या ये सच में हिंदी थोप रही है? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है। अगर हम NEP 2020 के दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें तो सीधे तौर पर कहीं ऐसा नहीं लिखा कि हिंदी अनिवार्य है या थोपी जा रही है। अच्छा। हाँ, बल्कि इसमें ना काफी लचीलापन दिया गया है, फ्लेक्सिबिलिटी है। नीति ये कहती है कि बच्चे जो 3 भाषाएं सीखेंगे, उनका चुनाव राज्य, क्षेत्र और छात्र खुद करेंगे, मतलब उनकी पसंद होगी। ओके। शर्त सिर्फ इतनी है कि उन 3 भाषाओं में से कम 2 भारत की मूल भाषाएं हों। सूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। एक और बात याद रखनी चाहिए, हिंदी राजभाषा है, सरकारी कामकाज की भाषा। हाँ, राजभाषा। उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा संविधान ने नहीं दिया है। ये फर्क बहुत जरूरी है। ये बात समझने वाली है, मतलब नीति के शब्दों में तो लचीलापन दिख रहा है। बिल्कुल। और ये मातृभाषा वाली बात, NEP और यूनेस्को दोनों ही इस पर बहुत जोर देते हैं, शुरुआती पढ़ाई अपनी भाषा में हो। हाँ, इसके फायदे भी हैं। फायदे तो साफ हैं। बच्चे बेहतर समझते हैं, अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, और शायद स्कूल छोड़ने की दर भी कम हो सकती है। जी, ओडिशा जैसे राज्यों ने तो इसमें अच्छा काम भी किया है। बहुभाषी शिक्षा, MLE जिसे कहते हैं। हाँ, सुना है। वहाँ उन्होंने कई आदिवासी भाषाओं में सामग्री तैयार की है। जी, करीब 21 भाषाओं में। कमाल है। लेकिन फिर चुनौतियां भी तो कम नहीं है। वो तो हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। सोचिए जरा, दिल्ली जैसे शहर में एक क्लास में कितने अलग-अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हो सकते हैं। बिल्कुल, भाषाई विविधता बहुत ज्यादा है। और फिर कई भाषाएं हैं, खासकर आदिवासी भाषाएं जैसे भील, गोंड, जिनकी अपने कोई स्टैंडर्ड लिपि या व्याकरण तक नहीं है। सही कहा। तो उनके लिए किताबें बनाना, शिक्षकों को ट्रेनिंग देना, ये कितना मुश्किल काम होगा। और प्रशिक्षित शिक्षकों की तो वैसी ही कमी है। ऊपर से एक और चीज, आसर 2022 का सर्वे आया था, वो इशारा कर रहा है कि माता पिता का झुकाव अंग्रेजी मीडियम की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, ये एक ट्रेंड दिख रहा है। क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे नौकरी के मौके बेहतर मिलेंगे। बिल्कुल, रोजगार से जुड़ा मामला है ये। और देखिए, ये जो भाषाई तनाव है या चुनौतियां हैं, ये सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने कर्नाटक में भी देखा है, हिंदी साइन बोर्ड के खिलाफ कैसे प्रदर्शन हुए थे। हाँ, वो भी काफी खबरों में था। महाराष्ट्र में भी मराठी बनाम हिंदी का मुद्दा वो गाहे बगाहे उठता रहता है। ये राज्यों की अपनी पहचान, उनकी भाषा, उनकी स्वायत्तता से जुड़ा बहुत ही संवेदनशील मसला है। सही बात है। वैसे इसी बीच दिल्ली सरकार का एक प्रस्ताव आया है, वो काफी रोचक है। अच्छा, क्या? वो सोच रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में तीसरी भाषा के तौर पर दक्षिण भारत की या दूसरे राज्यों की भाषाएं सिखाई जाएं। अरे वाह! जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या फिर मराठी, बंगाली, इस तरह की भाषाएं। ये तो काफी दिलचस्प है। हाँ, अगर इसको बड़े नजरिए से देखें तो ये कोशिश हो सकती है भाषाई दूरियों को कम करने की। राष्ट्रीय एकता के साथ साथ भारत की जो भाषाई विविधता है उसको भी सम्मान देने की। तो मतलब निचोड़ क्या निकलता है? इसका मामला काफी पेचीदा लग रहा है। हाँ, है तो। एक तरफ तो एक राष्ट्रीय नीति की जरूरत है जी, एक स्टैंडर्ड हो जी। दूसरी तरफ राज्यों की अपनी भाषा है, पहचान है, उनकी स्वायत्ता का सवाल है। बिल्कुल।
फिर लोगों की उम्मीदें हैं, खासकर नौकरी को लेकर अंग्रेजी का जो दबदबा बढ़ रहा है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और हाँ, इसमें राजनीति को कैसे बोल सकते हैं हम? राजनीति तो है ही। जैसे आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र शायद सुना हो, वहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे बांग्ला भाषा पर हमला बताकर इसे केंद्र सरकार के खिलाफ एक मुद्दा बना रही हैं। हाँ, इस तरह के बयान आए हैं। एक छोटा सा स्पष्टीकरण, यहाँ हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है। बिल्कुल। हम सिर्फ जो खबरें या विश्लेषण उपलब्ध हैं वो बता रहे हैं। बिल्कुल, निष्पक्ष रहना जरूरी है। लेकिन इन सब से एक अहम सवाल जरूर खड़ा होता है। क्या? कि क्या भाषा को अनिवार्य बनाने की जगह उसे सीखने के लिए और आकर्षक बनाना, उसके लिए संसाधन देना, अच्छे शिक्षक देना और शायद उसे रोजगार से जोड़ने की कोशिश करना, क्या ये बेहतर रास्ता हो सकता है? मतलब अनिवार्य करने के बजाय प्रोत्साहित करना, ये सोचने वाली बात है। स्वैच्छिक बनाम अनिवार्य, या शायद हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो सकती है जो भारत की ये जो कमाल की भाषाई विविधता है और आज के युवाओं की जो जरूरतें हैं, खासकर रोजगार की, इन दोनों के बीच एक संतुलन बना सके? क्या ये मुमकिन है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार होना चाहिए। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।